Hello friends, how are you? I hope that you all are happy and healthy, and once again you are most welcome to my YouTube channel GK with MKF। फ्रेंड्स, आपको काफ़ी दिनों बाद वीडियो मिल रही है, उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। और साथियों, आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आपको जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चंस वे मिलेंगे जो वाकई दमदार होंगे, लाजवाब होंगे। और फ्रेंड्स, हर परीक्षा के लिए ये उपयोगी साबित होंगे। ऐसे ये 30 प्रश्न हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है। फ्रेंड्स, आपको प्रत्येक प्रश्न में 4 ऑप्शन मिलेंगे, और यदि आपको प्रश्न का आंसर मालूम है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। अजातशत्रु, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। साथियों, मगध के उत्थान के लिए सबसे अधिक योगदान निम्न में से बिंबिसार का था। और बिंबिसार के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये हर्यक वंश के संस्थापक थे और अजातशत्रु के पिता भी थे। और दोस्तों, हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश भी कहते हैं। ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में बनता है, इसलिए साथियों याद रखिएगा, यदि प्रश्न आ जाए कि मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक जिम्मेदार है या उत्तरदायी है, तो साथियों वह शासक है बिंबिसार। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 कि जुड़वा शहर निम्न में से कौन से 2 शहरों को कहा जाता है। कोचीन और वेल्लोर, हैदराबाद या सिकंदराबाद, जयपुर और अलवर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपने बहुत बार सुना होगा इन शहरों के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद और सिकंदराबाद को ही जुड़वा शहरों के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका की शुरुआत की थी। स्वामी विवेकानंद, पंडित नेहरू, रामकृष्ण परमहंस या फिर लाला लाजपत राय। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका की शुरुआत की थी स्वामी विवेकानंद ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। साथियों, अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपके पास सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। 30 जनवरी 1947, 28 फरवरी 1948, 15 मार्च 1948 या फिर 30 जनवरी 1948। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, और किसके द्वारा हुई थी आप सभी जानते हैं, नाथूराम गोडसे के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता था। साथियों, यहाँ आप करेक्शन कर लीजिए, कहा जाता था। निम्न में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता था। महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर अयूब खान या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाउद्दौला का मकबरा, ये सब किस चीज़ के स्मारक हैं। मृत व्यक्ति के, जीवित व्यक्ति के, किस शासक के, किसी शासक के, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मृत व्यक्ति के। ये सभी जो मकबरे हैं या फिर स्मारक हैं, ये सभी मृत व्यक्तियों के ही स्मारक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, सम्राट अशोक निम्न में से किसका उत्तराधिकारी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, न जाने कितने बार ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर काला अशोक, इसमें से राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार। साथियों, यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में छात्रों को बहुत बार डाउट पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन में बिंबिसार और बिंदुसार दोनों ही होते हैं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, बिंबिसार ये मैंने आपको पहले बता चुके हैं कि ये हर्यक वंश के संस्थापक और अजातशत्रु के पिता थे, और बिंदुसार साथियों ये सम्राट अशोक के पिता थे। याद रखिएगा, सम्राट अशोक बिंदुसार का ही उत्तराधिकारी था। याद रखिएगा, भ्रम में मत पड़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, 1950, 1953, 1951 या फिर 1949? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा, 1950 में पहली बार भारतीय संविधान को संशोधित किया गया था, अर्थात पहली बार संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 कि रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 1927, 1920, 1913 या फिर 1919? तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रश्न का राइट आंसर सभी जानते होंगे। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1919 में ही रोलेट एक्ट लागू किया गया था। और साथियों आप वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि रोलेट एक्ट किस लिए लागू किया गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में डिटेल से लिखना है। साथियों यदि आप डिटेल से कमेंट में लिखेंगे तो साथियों ये आपके लिए ही अच्छा होगा, आपको भविष्य में चीज़ें याद रहेंगी, आपके दिमाग में छप जाएगी। यदि आप किसी भी प्रश्न का जवाब अपने मन से यदि आप जानते हैं और कमेंट में लिखते हैं तो साथियों आप ये मत समझिए कि आपका समय वेस्ट है। साथियों आपका समय वेस्ट नहीं बल्कि वो इन्वेस्ट है, आपको चीज़ें याद रहेगी, इसलिए कमेंट में लिखा करिएगा और कोशिश करिएगा डिटेल से लिखने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहा करते थे? साथियों वेरी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अपने सेवक को, अपने घोड़े को, अपनी रानी को या फिर अपने राज दरबारी को? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपने घोड़े को। महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े को कहा करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कि रामचरितमानस के लेखक निम्न में से कौन थे? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा आप सभी जानते होंगे। महर्षि वाल्मीकि, गोस्वामी तुलसीदास जी, महर्षि वेदव्यास जी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही श्री रामचरितमानस की रचना की थी। इन्होंने ही रामचरितमानस को लिखा था। साथियों महर्षि वाल्मीकि की बात करें तो इन्होंने रामायण को लिखा था और वेदव्यास जी ये महाभारत के रचयिता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल, सी नायडू या फिर सी राजगोपालाचारी? फ्रेंड्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में सीधे सीधे इसी प्रकार से पूछा जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। और साथियों यह वीडियो आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 मोहनजोदड़ो को निम्न में से किस और नाम से जाना जाता है? माउंट ऑफ लाइव, माउंट ऑफ डार्क, माउंट ऑफ डेड या फिर माउंट ऑफ डेजर्ट? फ्रेंड्स ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। आपको प्रश्नों का लेवल देखकर मालूम चल गया होगा कि वीडियो का लेवल क्या है, प्रश्नों का लेवल क्या है। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउंट ऑफ डेड। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो को दूसरे नाम से जानते हैं, माउंट ऑफ डेड के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? अशोक, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर? तो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी और फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय इसलिए अकबर को ही दिया जाता है। और साथियों फतेहपुर सीकरी की बात करें तो आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। यहाँ पर बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कौन कौन सी? आँख मिचौली हुई, दीवाने आम, दीवाने खास, 5 महल, बुलंद दरवाज़ा। और साथियों बुलंद दरवाजे की बात करें तो 1602 ईस्वी में अकबर ने अपनी गुजरात विजय की याद में ये बनवाया था। साथियों ये प्रश्न न जाने कितनी बार पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपरांत कराया था या फिर किस विजय की याद में कराया था? तो साथियों याद रखिएगा सन 1602 ईस्वी में। कब? 1602 ईस्वी में अपनी गुजरात विजय से लौटने के बाद गुजरात विजय की याद में ही ये बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था, याद रखिएगा। और भी इसके अलावा कई स्मारकें हैं, जैसे कि एक अनूप तालाब है और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी यहीं पर है, इबादत खाना भी यहीं पर है। साथियों ये सभी फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 संसद का वह अंग जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता निम्न में से कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? बड़ा ही आसान सा सवाल है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
राज्यसभा। साथियों, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं या लोअर हाउस कहते हैं, ये आप फटाफट वीडियो के कमेंट में लिख दिए और लिखिए कि राज्यसभा को कौन सा हाउस कहा जाता है, उच्च सदन या फिर निम्न सदन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संकल्पना को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आयरलैंड, रूस, अमेरिका या फिर कनाडा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की जो संकल्पना है अर्थात मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो फ्रेंड्स, इस आसान से सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उन सभी का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। और साथियों, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, फोर्थ एस्टेट शब्द किसे संदर्भित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से पढ़िएगा। फोर्थ एस्टेट शब्द किसे संदर्भित करता है? प्रेस को, 4 राज्यों को, सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को? तो फ्रेंड्स बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेस को। साथियों, फोर्थ एस्टेट कहते हैं प्रेस को अर्थात मीडिया को। हम कहते हैं कि संसद का चौथा स्तंभ मीडिया है अर्थात प्रेस है, तो वही फोर्थ एस्टेट है। फोर्थ एस्टेट को ही हम चौथा स्तंभ कहते हैं और वो संदर्भित करता है प्रेस को अर्थात मीडिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों, सभी प्रश्न वाकई दमदार हैं और इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। यदि आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल ना रहें और साथियों अभी अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 19 है कि रिचर पैमाने पर निम्न में से किसे मापा जाता है? रिचर पैमाना, याद रखिएगा, रिचर पैमाने पर किसे मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को, भूकंप की दिशा को, समुद्र की गहराई को या फिर ऑप्शन नंबर डी, भूकंप की प्रबलता को? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूकंप की प्रबलता को ही रिचर पैमाने पर मापा जाता है। अब भूकंप की प्रबलता तो रिचर पैमाने पर मापी जाती है और यदि बात की जाए तीव्रता की तो साथियों भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ पर, आप सभी जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कि कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? 7, 8, 5 या फिर 11? बहुत ही आसान सा सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की कुल संख्या होती है 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर वर्तमान में क्या कर दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सचिन तेंदुलकर खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मिल्खा सिंह खेल रत्न पुरस्कार या फिर कपिल देव खेल रत्न पुरस्कार? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आप सभी जानते होंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। साथियों याद रखिएगा, जिस दिन ये नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया था, उसी के बाद साथियों हमारे यशस्वी नीरज चोपड़ा जी ने भाले में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। कहाँ? अभी वर्तमान में जो कुछ समय पहले हुए हैं टोक्यो ओलंपिक खेल हुए। तो साथियों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले किसी परीक्षा में ये प्रश्न अवश्य फंसेगा और आपसे पूछा जाएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, तो आपको बताना होगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, रोजर फेडरर निम्न में से किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? फुटबॉल का, कबड्डी का, टेनिस का या फिर एथलेटिक्स का? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेनिस का। रोजर फेडरर टेनिस से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चूने में पानी मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर हीलियम? तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि चूने में पानी मिलाने से। साथियों ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं एप्लीकेशन बेस। जो भी एप्लीकेशन बेस क्वेश्चन होते हैं वे अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपको मालूम होना चाहिए। तो बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो शायद तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का। चूने में पानी मिलाने से CO2 गैस निकलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम, मरकरी, कॉपर या फिर आयरन?
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोडियम। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सोडा वाटर में नींबू डालते ही बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें उपस्थित होता है क्या? बताइएगा, क्षार, अम्ल, उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस दमदार प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षार। साथियों सोडा वाटर में जब हम नींबू डालते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, प्रैक्टिकल किया भी होगा कि जब सोडा वाटर में हम नींबू डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं। तो साथियों क्योंकि वह क्षारीय होता है इसलिए उसमें बुलबुले निकलने लगते हैं। याद रखिएगा, सोडा वाटर में नींबू डालते ही जो बुलबुले निकलने का कारण होता है वह होता है क्षार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 23 अप्रैल, 14 जून या फिर 16 मई। साथियों ऐसे दिवस वाले प्रश्न अवश्य 1 या 2 हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 जून। विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक निम्न में से किसे माना जाता है? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, तारानाथ या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे जो सबसे पहले जैन धर्म के गुरु हैं वे हैं ऋषभदेव जी, ऑप्शन नंबर ए, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है वो माना जाता है महावीर स्वामी जी को, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कि भारत की गोल्डन सिटी निम्न में से किस शहर को कहा जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा या फिर बीकानेर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर को ही भारत की गोल्डन सिटी कहा जाता है। और साथियों गोल्डन सिटी क्यों कहते हैं ये भी जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो पत्थर होते हैं, जितने भी पत्थर मिलते हैं साथियों, उनका जो कलर है, उनका जो रंग है वह स्वर्ण के जैसा है, मतलब सोने के जैसा है, अर्थात गोल्डन कलर है उनका। इसलिए साथियों जैसलमेर को भारत की गोल्डन सिटी कहा जाता है, याद रखिएगा। जोधपुर के बारे में हमने आपको कई बार बताया कि इसे सन सिटी कहते हैं, अर्थात सूर्य नगरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों अगला और अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से फेसबुक का संस्थापक कौन है? आपने सभी ने लगभग फेसबुक चलाया होगा तो आप जानते होंगे, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, सुंदर पिचाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस आसान से सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्क जुकरबर्ग ही फेसबुक के संस्थापक हैं। और साथियों सुंदर पिचाई के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये गूगल के संस्थापक हैं। और जेफ बेजोस साथियों इनके बारे में आप वीडियो के कमेंट में बिल्कुल लिखिएगा कि जेफ बेजोस ये किसके संस्थापक हैं, बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं, आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट साथियों आज का प्रश्न आपके लिए है, हम आपको एक प्रश्न के साथ छोड़े जा रहे हैं, आपको वीडियो के कमेंट में बताना होगा। और साथियों कोशिश करिएगा डिटेल से लिखने की, डिटेल से लिखोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। आपको बताना होगा कि कार्बी एंगलोंग का पठार निम्न में से किस राज्य के अंतर्गत आता है? असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या फिर मेघालय। बहुत ही अच्छा और दमदार प्रश्न है। तो चलिए साथियों आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई भी हमारे चैनल पर पहली बार आया है भाई बहन तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और साथियों वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर कर दिया करें। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।